नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राजनीति सियासत में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस अपनी तरफ से ताकत लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से ताकत लगा रही है और विपक्ष जिस तरह से एकजुट हो रहा है और राहुल गांधी के पीछे, कांग्रेस के पीछे खड़े होकर के विपक्ष जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी सकते में आ गई है। राहुल गांधी का कद बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत घटता जा रहा है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है, राहुल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कुछ दिनों पहले आए CSDS के सर्वे में खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक अब नहीं चल रहा है और हिमाचल चुनाव के बाद से जिस तरह से MCD में भी हार हुई, कर्नाटक में भी बुरी तरह से हार हुई और आने वाले आसन्न चुनावों मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। अगर इन 3-4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है तो 2024 बड़े फक्र के साथ कांग्रेस, बड़े आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस और विपक्ष जीत सकता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जिस तरह से देश में ही नहीं बल्कि विदेश में मोदी के खिलाफ झंडा फहरा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्रिमंडल के तमाम नेता, RSS, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरा है, भारतीय जनता पार्टी की कुटिल नीतियों को देश के विकास के लिए देशद्रोही साबित किया है और जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी पर फप्तियां कसा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का तिलमिलाना स्वाभाविक है और उसके मंत्री तमाम तरह के ऊल जलूल बयान दे रहे हैं और राहुल गांधी को फिर से पप्पू साबित करने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का कद जिस तरह से बढ़ा है और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल में जीत मिली है, कर्नाटक में जीत मिली है, उससे राहुल गांधी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। अब वे पप्पू नहीं रह गए हैं बल्कि मोदी के समकक्ष एक बड़े नेता हो गए हैं। और जहां तक सर्वे की बात है, अगर सर्वे की माने तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है और राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है। कांग्रेस की लोकप्रियता 19% से बढ़ करके 29% हो चुकी है इस समय, जबकि लगभग अभी 1 साल चुनाव बाकी हैं। और वहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ी है, ऐसा सर्वे बताता है। तो सिर्फ सर्वे ही नहीं बल्कि धरातल पर भी दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष जिस तरह से एकजुट हो रहा है, ऐसे में तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल राज्यों से भाजपा मुक्त हो रही है बल्कि अब दिल्ली से भी उसे भाजपा मुक्त, केंद्र से भी उसे भाजपा मुक्त होने के दिन आ रहे हैं। 3 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना भी उसमें है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सर्वे बयां कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में जिस तरह से कर्नाटक में भविष्यवाणी की गई थी सर्वे द्वारा, वही सर्वे एजेंसी आज फिर CSDS भविष्यवाणी कर रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बुरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक गायब हो चुका है और राहुल गांधी का कद बढ़ चुका है और बढ़ता ही जा रहा है। तो साथियों, कांग्रेस के
वोट प्रतिशत में 10% की बढ़ोतरी और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता क्या साबित करती है? यही साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014 में जीतने के बाद अनेक राज्यों को जीत लिया था और एक समय वह लगा कि अब कांग्रेस मुक्त वाकई हो जाएगा भारत से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश किया लेकिन कांग्रेस को मुक्त नहीं कर सके और वही कांग्रेस अब हावी होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तमाम चुनावों के आधार पर कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। 2018 से लेकर के अब तक 31 चुनाव हुए हैं जिसमें से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 6 चुनाव जीती है। ये छोटी बात नहीं है, आधे चुनाव भी वो नहीं जीत सकी है। 31 में से 16 चुनाव भी नहीं जीत सकी है, 6 के आंकड़े पर आकर सिमट गई है। और अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन परिस्थितियों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, अगर उसके मध्य प्रदेश उसके हाथ से जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मनोबल गिरेगा और कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से इस देश से लेकर के और अमेरिका तक सारी दुनिया में मोदी के खिलाफ झंडा फहराया है, वैश्विक स्तर पर काबिले तारीफ है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस देश की 90 करोड़ मतदाताओं को सोचना चाहिए कि अब राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं रह गए हैं, 2014 और 2019 के राहुल गांधी नहीं रह गए हैं, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का नया अवतार हुआ है और इस नया अवतार में वे मोदी को हराने के काबिलियत पा चुके हैं। तो साथियों, किस तरह से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेरा है। 28 मई को सावरकर जन्म जयंती पर जिस तरह से राजतंत्र स्थापित करने, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए सेंगोल नामक राजदंड का उपयोग किया गया और जिस तरह से 21 पुजारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा है, इसका क्या अर्थ लगाया जा सकता है? इसका यही अर्थ है कि राजतंत्र स्थापित करने की ओर हमारा देश बढ़ रहा है और हमारे देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने को राजा साबित करना चाहते हैं और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस देश को, इस देश के संविधान को तार तार करना चाहते हैं, संविधान के अनुसार नहीं बल्कि मनुस्मृति के अनुसार देश को हाँकना चाहते हैं, देश को चलाना चाहते हैं। तो राजदंड सेंगोल एक प्रतीक के रूप में था, कहना नरेंद्र मोदी को कुछ और था, जो कि एक प्रतीक के माध्यम से सब कुछ कह चुके हैं कि यह देश राजतंत्र भी बनेगा और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अपने आप राजतंत्र स्थापित हो जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में कोई राजा ही शासन करेगा, और अगर राजतंत्र स्थापित हुआ तो अपने आप हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि इस राजतंत्र में ऊंची जातियों के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही हैं और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं 3 समुदायों के लिए, इन्हीं 3 जातियों के लिए जानी जाती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना का विरोध किया है और दूसरी तरफ ओबीसी का हितैषी होने का दंभ भी भरते हैं नरेंद्र मोदी, तो उनका दोहरा चरित्र ओबीसी के सामने आ गया है। सिर्फ यही नहीं दोहरा चरित्र, बल्कि खिलाड़ियों के मामले में जिन खिलाड़ियों ने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और तमाम पदक ओलंपिक से लेकर के आए, एशियन गेम से लेकर आए, कॉमनवेल्थ गेम से लेकर के आए, आज ऐसे बुरे दिन आ गए हैं कि उन मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने की बात चल रही है। 2 दिन पहले प्रवाहित कर भी दिए होते, 6 बजे शाम को हरिद्वार पहुंच चुके थे, लेकिन किसान आंदोलन के प्रणेता नरेश टिकैत के रिक्वेस्ट पर, उनके निवेदन पर वे मान गए 5 दिनों के लिए।
लेकिन अब 3 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बाद क्या होगा? हो सकता है कि सरकार झुके, हो सकता है कि पहलवान अपने मेडल की कीमत समझें, अपने जीवन के संघर्षों की कीमत समझें और उसे न प्रवाहित करें गंगा में। आंदोलन के विरोध के बहुत से तरीके हैं, सिर्फ मेडल ही नहीं है जिसे कि गंगा में प्रवाहित करके विरोध किया जाए। आमरण अनशन की घोषणा हो चुकी है। आमरण अनशन पर अगर इंडिया गेट पर पहलवान आकर के बैठते हैं तो उन्हें जगह दी जाती है बैठने के लिए या नहीं दी जाती है, यह तो बाद की बात है। लेकिन अभी इससे यह महसूस ज़रूर होता है कि अगर आमरण अनशन भूख से मौत के द्वार तक जाने की बात अगर खिलाड़ी लोग सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि मामला बहुत संगीन है, मामला बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है। और इस गंभीरता को न नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, न अमित शाह समझ रहे हैं, न मोहन भागवत समझ रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता समझ रही है, इस देश के किसान समझ रहे हैं, इस देश के बेरोजगार समझ रहे हैं, महंगाई से मारे लोग समझ रहे हैं और इस देश के 90 करोड़ मतदाता समझ रहे हैं। जो चीज़ नरेंद्र मोदी नहीं समझेंगे, जो चीज़ मोहन भागवत और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं समझेंगे, वह चीज़ जनता समझ रही है। और जिस तरह से जनता ने अपने मतों से कांग्रेस को विजयी बनाने का काम किया है पिछले चुनावों में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल तैयार हो गया है बाकी राज्यों के चुनाव के लिए, उससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी एक कसमकस की स्थिति में हैं, पसोपेश की स्थिति में हैं कि क्या करें और क्या न करें। इसीलिए उनकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों के खिलाफ, पहलवानों के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बेतुके सवाल किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, संविधान कमज़ोर हो रहा है और नरेंद्र मोदी का अहंकार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस अहंकार को चूर करने के लिए इस देश के 90 करोड़ मतदाता काफ़ी हैं और जब समय आएगा तो वे बता देंगे नरेंद्र मोदी को उनकी औकात, जो अपने को ईश्वर से भी बड़ा समझ बैठे हैं। यह बात राहुल गांधी ने अमेरिका में भी कही है, सैन फ्रांसिस्को में कही है कि नरेंद्र मोदी अपने को ईश्वर से भी बड़ा समझते हैं, नरेंद्र मोदी अपने को वैज्ञानिक से भी बड़ा समझते हैं, नरेंद्र मोदी अपने को इतिहासकार से भी बड़ा समझते हैं। अगर नरेंद्र मोदी ईश्वर के पास पहुंच जाएं तो बताएंगे कि इस ब्रह्मांड को कैसे चलाया जाए, इस ब्रह्मांड का कैसे विकास किया जाए। वे खुद भगवान बन गए हैं और भगवान से ऊपर हो गए हैं। यह बात उन्होंने तंज कसते हुए कही है, लेकिन यह बात 100% सही है कि नरेंद्र मोदी का अहंकार पिछले 9 वर्षों से जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और उस अहंकार में चूर होकर के जिस तरह से असंवैधानिक गतिविधियां शुरू हुई हैं इस देश में, वे गतिविधियां रुक नहीं रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से संविधान को तार तार किया जा रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, संविधान की जगह मनुस्मृति को भगवा संविधान के रूप में पेश किया जा रहा है। हरिद्वार धर्म संसद में पेश भी किया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय के द्वारा। वह भगवा संविधान था, मनुस्मृति पर आधारित संविधान था और उसे ही हिंदू राष्ट्र में लागू करने की बात कही जा रही है। तो नरेंद्र मोदी अपने को ईश्वर से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा समझ रहे हैं और वो भगवान को भी नसीहत दे सकते हैं कि ब्रह्मांड को कैसे चलाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी अपने को सर्वगुण संपन्न समझते हैं और सामने वाले को या विपक्ष को या इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, पहलवानों को मूर्ख समझते हैं, इस देश के आंदोलनकारियों को मूर्ख समझते हैं, इस देश के आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहते हैं और उन्हीं आंदोलनजीवी के सामने माफ़ी भी मांगते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी और 3 काले कानून वापस लेते हैं। ठीक उसी तरह से पहलवान भी अपनी बात मनवाएंगे और उस ब्रजभूषण शरण सिंह को
जेल के शीशों के पीछे पहुंचाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। आज मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत खाप की मीटिंग चल रही है और उस महापंचायत में ये निर्णय लिया जा रहा है कि किसान आंदोलन की तरह पहलवान आंदोलन को प्रमोट किया जाएगा और पहलवान आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। सिर्फ पहलवानों तक वो आंदोलन सीमित नहीं रहेगा बल्कि जन आंदोलन बनेगा। अगर जन आंदोलन बनाने में किसान और पहलवान कामयाब हो जाते हैं तो मोदी की हार सुनिश्चित है। इनका अहंकार और इनका गुरूर टूटना, नष्ट होना निश्चित है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को चला रहे हैं, जिस तरह से ईडी, सीबीआई जितनी भी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से न्यायपालिका तक को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं, न्यायपालिका की साख नहीं बचने पाई है, जिस तरह से इनका ट्रोल मीडिया, जिस तरह से इनका आईटी सेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेइज्जती कर रहा है, न्यायपालिका के सामने प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सामने खतरा उत्पन्न कर दिया है, इससे लोकतंत्र के चारों स्तंभ कमजोर हो रहे हैं। मीडिया को तो पहले ही खरीद लिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, उन्हें गोदी मीडिया बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। और गोदी में बैठ करके सिर्फ नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ना और भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करना, सिर्फ एक काम रह गया है गोदी मीडिया का, नेशनल मीडिया का। शुक्र मनाएं कि यूट्यूब चैनल ईजाद हो गया है, सोशल मीडिया ईजाद हो गया है जिसके द्वारा लोगों तक खबरें पहुंच रही हैं, वरना नेशनल मीडिया और गोदी मीडिया तो इस देश को तबाह कर ही चुका था। और जिस तरह से सत्ता पक्ष का गुणगान करता है, बढ़ा चढ़ा करके उनकी उपलब्धियों को बताता है, उसे हर लोग समझ रहे हैं, इस देश की जनता समझ रही है, इस देश के मतदाता समझ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में विघ्न उत्पन्न करने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या से क्या नहीं किया। हजारों करोड़ रुपए खर्च किया विघ्न उत्पन्न करने के लिए, तमाम एजेंसियों का उपयोग किया विघ्न डालने के लिए, लेकिन उनका विघ्न कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह से ध्रुवीकरण करके नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते थे, उसी ध्रुवीकरण को कर्नाटक में भी आजमाया और कहा कि जब ईवीएम का बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के निशान की बटन दबाइए, तो उस समय बोलिए जय बजरंग बली। और जय बजरंग बली का जयकारा खुद भी हर सभाओं में, हर रैलियों में नरेंद्र मोदी करते रहे, रोड शो में करते रहे, लेकिन उनके हनुमान और जय बजरंग बली काम नहीं आए और उनकी नैया पार नहीं कर सके। तो इसी तरह से अब इनका जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र था, वह ब्रह्मास्त्र भी फ्लॉप हो गया है। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। नरेंद्र मोदी के सामने भी चारों तरफ से मुसीबत है। किसान आंदोलन अलग, पहलवान आंदोलन अलग, इस देश की गरीब और भूखे लोगों की समस्याएं अलग, इस देश से महंगाई से मारे हुए लोगों की समस्याएं अलग, बेरोजगारों की समस्याएं अलग, और जितने भी मतदाता हैं, 90 करोड़ मतदाता हैं लगभग, सब किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं और मोदी के अहंकार का सामना करने के लिए मन बना चुके हैं कि नरेंद्र मोदी अब तुम्हारी खैर नहीं। अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन जरूर आ गए। बुलेट ट्रेन नहीं चली, लेकिन रेलवे को जरूर बेच दिया। स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी, लेकिन जिस तरह से सरकारी कंपनियां हैं उन्हें बेचने का काम किया है, बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया है, उसे इस देश के बेरोजगार भी देख रहे हैं और इस देश की जनता भी देख रही है। तो जो मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने अपनाया है, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई खोलने तक की मुहिम शुरू की है, उससे उन्हें सफलता मिली है। और भारतीय जनता पार्टी और उसका आईटी सेल और तमाम हिंदू संगठन बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में, परेशानी में, हड़बड़ी में
कैसा निर्णय ले रहे हैं वो सबको देखने में सामने आ रहा है। किसानों के मामले में जिस तरह से इन्होंने किया था और 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन करके इन्हें झुकाया था, उसी दिशा में आज पहलवानों का आंदोलन भी बढ़ रहा है। न सिर्फ मेडल को गंगा में बहाने तक की बात है, आमरण अनशन पर बैठने तक की बात है, बल्कि मोदी सत्ता को 2024 में या दिसंबर 2023 में कहा जा रहा है कि चुनाव हो सकता है, उखाड़ फेंकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पहलवान भी, किसान भी, नौजवान भी, बेरोजगार भी, गरीब भी, हर कोई त्रस्त है नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी के अहंकार से। अब इनके अहंकार को तोड़ने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश से शुरू होकर के छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना तक इनका अहंकार टूटेगा और फिर 2024 में इनका जब फाइनल होगा तो इसमें भी इनका अहंकार जाएगा। मोदी की हार होगी, विपक्ष की जीत होगी। बुरे दिन जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।